सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो 2025 में 2024 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जो अब 2025 में बैठने जा रहे हैं, जिसको 2025 में एग्ज़ाम देना है, उन सब विद्यार्थी के लिए ये आप लोग का वीडियो है। इस चैनल के माध्यम से इतना आप लोग को बेहतरीन पढ़ाएंगे। आज हम लोग का पहला दिन है, पहला क्लास है 2025 के स्टूडेंट के लिए। तो आज से आप लोग एक प्रतिज्ञा कीजिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज से एक प्रतिज्ञा कीजिए कि जो भी हमसे पढ़ेंगे, जो इस YouTube चैनल से पढ़ाई करेंगे, वो 2025 में रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखेंगे। एकदम रिकॉर्ड को तोड़ देना है। आप लोग को एकदम इतना बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाएंगे कि आप लोग को मैथ का भगवान बना देंगे। आप लोग लगेगा कि आप ही एकदम मैथ के अवतार के रूप में जन्म ले लिए हैं। तो मैथ के अवतार के रूप में आप पढ़ाने वाला तो लगेगा कि मैथ का साक्षात एकदम ब्रह्मा है, भगवान। तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि आप लोग का मोरल डाउन ना हो। सबसे पहले बता देते कि जितने भी मैथ में कमज़ोर भी स्टूडेंट होंगे, ये वीडियो उन्हीं के लिए है, तेज स्टूडेंट के लिए वीडियो नहीं है। तेज स्टूडेंट हमसे दूर रहिएगा। जो हमारे बिहार के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है, चाहे मैथ में दिक्कत है, चाहे समझ में नहीं आती है, उनके लिए ये आप लोग के लिए जो क्लास होगा वो भगवान से कम नहीं होगा। समझिए कि भगवान के अवतार के रूप में आप लोग का जन्म हुआ होगा। कहिएगा कि साला हम लोग भगवान के एकदम मैथ के भगवान बन गए। तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं कि ये कभी भी मत सोचिएगा कि पढ़ाई में आप कमज़ोर हैं। पढ़ाई में आप देखिए, जो स्टूडेंट अगर सोचता है कि हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर कोई कहे कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है, तो पढ़ाई में अपने को कमज़ोर समझना है। कभी भी पढ़ाई में अपने को कमज़ोर मत समझना है। दूसरा पाप, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर अंक 90 और 100 के बीच में ना होकर 90 से कम आता है, तो यह भी दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग 90-100 के बीच में नहीं, आप लोग का 100 आएगा, बशर्ते ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है। आप लोग को इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाएंगे। जो भी हमारे अदर जिला से, जो भी दूसरे जिला से जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो कहीं भी ऑफलाइन पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। एकदम A to Z आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो आरा से बिलोंग करते हैं, जो आरा के अगल बगल रहने वाले हैं, ऑफलाइन क्लास खुल चुकी है। महाराजा आता है गली नंबर 2 में, आके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बता देते हैं कि अब चलिए चालू करते हैं एकदम शुरू से, आबिहु चैप्टर एकदम शुरू से। तो कैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे, सारा चीज़ बता रहे हैं, खूब बेहतरीन तरीक़ा से बताएंगे। एकदम वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दावा है इतना बेहतरीन आप लोग को पढ़ने को नहीं मिलेगा, चाहे जहां भी पढ़ते होंगे, इतना बेहतरीन आप लोग को किसी के पास पढ़ने को नहीं मिलेगा। आप लोग बिहार का नंबर 1 ब्रांड स्टूडेंट बनना है, ठीक। कभी भी अपने को कमज़ोर मत समझिएगा, ब्रांड स्टूडेंट, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए आप लोग को बताते हैं एकदम शुरू से। एक मिनट चलिए
सबसे पहले बताते हैं कि ये हम लोग को कैसे पढ़ना है। ठीक है, मैकवे मेन है। चलिए देखिए, आप लोग को पहले समझाते हैं कि हम लोग कैसे बेहतरीन तैयारी करेंगे और कैसे उस बुलंदी की ओर एकदम भागेंगे 2025 में। और जो भी हमसे नया बच्चे पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपने सभी दोस्त के पास भेज दीजिएगा। बिहार के एक एक बच्चा तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए, जो बिहार के कोना कोना में है, ताकि उसको भी पता चले कि बिहार में कोई एक ऐसा टीचर है जो इतना बेहतरीन पढ़ाता है। तो एक एक स्टूडेंट फिर पहुंचना चाहिए। तो चलिए, आप लोग एकदम रेडी है, एकदम इसको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोग को एकदम शुरुआत से। देखिए बाबू, पहला काम, हम लोग चूंकि 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं, 2025 में हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं 12th बोर्ड 2025। हम लोग 25 में बैठने जा रहे हैं। अभी हम लोग के पास टाइम बहुत है, 1 साल है। इतना बेहतरीन तरीका से लाइन बाय लाइन बारीकी से पढ़ा जाएगा कि लगे कि हम लोग मैथ के एकदम साक्षात भगवान हैं। आप लोग को जब चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को चैप्टर मान लीजिए कि जैसे, पहले ध्यान तो देखिएगा कैसे तैयारी कराएंगे, पहले ध्यान तो देखिएगा बाबू, पूरा ध्यान से देखिए। हम लोग के पास 2 गो बुक है, ठीक है, 2 गो बुक। एगो बुक है पहला और एगो बुक है दूसरा। पहला बुक में आप लोग का चैप्टर है 6 गो, 1 2 3 4 5 6। एगो में 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, यही हम लोग का। अब इसमें देखिए इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, तो हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यही 3 चैप्टर से शुरू करेंगे। यही जो आप लोग का 3 चैप्टर है, इसी चैप्टर से शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। इस चैप्टर का नाम है आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं प्यारे स्टूडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जो चैप्टर का नाम है आव्यूह, चैप्टर का नाम है आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, यही चैप्टर है। अब इस आव्यूह चैप्टर को जब चालू करेंगे, एकदम शुरू से चालू करेंगे, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, देखिए पहला स्टेप में पहले सारा बुक को पढ़ाएंगे। पहला स्टेप में बुक को पढ़ाएंगे, पहले इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, चैप्टर पहले आप लोग को क्या पढ़ाया जाएगा, चैप्टर। दूसरा स्टेप में जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव जो होगा MCQ 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको बतलाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव। अब फिर इसके बाद चौथा में चलिएगा तो सब्जेक्टिव बतलाया जाएगा। सब्जेक्टिव जो बतलाया जाएगा इसी चैप्टर का, चैप्टर वाइज 3 खत्म होगा, जब सब बतला देंगे तब 4 में आएंगे।
तो अब देखिए सब्जेक्टिव बतलाया जाएगा 2010 से लेकर 2023 तक। ठीक, इसके बाद पांचवा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हर चैप्टर का उदाहरण बतलाया जाएगा, उदाहरण बतलाया जाएगा। और जब इतना बना लीजिएगा तो 2025 में आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 1,00,000% गारंटी वारंटी के साथ है। तो अब रह गई, आप ही सोचिए इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहाँ से आएगा? कोई ऊपर से तो टपक के नहीं आएगा। अब जब 3 खत्म हो जाएगा तो आप लोग का 4 चालू करेंगे, फिर 2 चालू करेंगे, फिर 1, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन 13 चैप्टर का एकदम सेम टू सेम सब बतलाया जाएगा। और जब इसके बाद एक और चलेगा इसका मॉडल टेस्ट, मॉडल पेपर, ठीक है। तो इतना सारा चीज बतलाया जाएगा हर चैप्टर का। आप लोग का जिस जिला में जो बिलोंग करते हैं उसको PDF नोट्स अवेलेबल करवाया जाएगा, इसी तरह का PDF नोट्स, ठीक है। तो अब रह गई बात कि इतना तो आप लोग समझ चुके कि कैसे हम लोग को तैयारी करना है। अब आप लोग को शुरू करते हैं 3 चैप्टर से। सब लोग किताब खोल के बैठ जाइएगा, आप पूरा मन से देखिएगा, फेयर बनाते चलिएगा, पूरा मन से देखिएगा। किसी को भी दूसरे जिला में जो भी पढ़ रहे, बिहार के किसी भी कोना में आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग को ऑफलाइन क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन क्लास पढ़ते भी होंगे तो एक बार कंपैरिजन जरूर कीजिएगा कि क्या वहाँ पर इस तरह का पढ़ाई हुआ है, ठीक। आप लोग का एकदम YouTube पर सारा चीज पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज पढ़ाएंगे, ठीक। अब रह गई बात जो आरा के नज़दीक है, ऑफलाइन जिनको भी पढ़ना है वो ऑफलाइन आके अपना क्लास पकड़ सकते हैं, ऑफलाइन क्लास चालू है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, चलिए अब शुरू से चालू करते हैं बाबू, एकदम शुरू से, एकदम शुरू से चालू करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है 3। 5 या 6 दिन के बाद इसका पूरा सिलेबस बतलाएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, पूरा सिलेबस, किस चैप्टर से कितने नंबर का अंक पूछा जाता है, ये सारा चीज बतलाएंगे। तो जो हमसे नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप पूरा मन लगा के पढ़िएगा, फेयर बनाते चलिएगा। चलिए जो चैप्टर 3 है, इस चैप्टर का नाम है आव्यव, चैप्टर का नाम है आव्यव, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस या मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, या एक और इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। देखिए यही चैप्टर का नाम है, ध्यान से बाबू देखिएगा, चैप्टर का नाम 3 आव्यव, MATRIX, मैट्रिक्स, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। चैप्टर का नाम आव्यव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। समझ में आ रही है? अब हम लोग जब चैप्टर को स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग से यही उठाएंगे कि बताइए सर आपने आज क्या पढ़ाया, तो आप लोग कहिएगा आव्यव। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग से यही पूछेगा कि बताइए आव्यव क्या है, किसको कहते हैं आव्यव। पहला क्वेश्चन यही होगा, आव्यव किसे कहते हैं। तो सबसे हम लोग का प्रथम जो दायित्व है यही समझेंगे कि आव्यव किसको कहते हैं, क्या होता है आव्यव, आव्यव का मतलब क्या है, एक्चुअल में आव्यव है क्या चीज। एक बात ध्यान में रखिएगा, आव्यव जो है
आव्यूह इतना बढ़िया आप लोग का चैप्टर है कि लगेगा कि आप लोग मैथ के भगवान बनने जा रहे हैं। इतना बेहतरीन ये चैप्टर है कि पढ़ने में इतना आनंद आएगा, कहिएगा कि गजब सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी चैप्टर जब शुरू किया जाता है, देखिए तो इस चैप्टर को देखिए, चैप्टर का जब शुरू कीजिएगा तो पहला जो चैप्टर का एक्सरसाइज है, पहला जो चैप्टर का एक्सरसाइज वो 3.1 है। देख लीजिए 3.1, ठीक है। तो हर कोई क्या करता है कि पहले चैप्टर ही चालू कर देता है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक था। आप लोग को 2 बुक एक साथ चलेगी। देखिए 2 बुक एक साथ चलेगी, एगो एनसीईआरटी एगो केसी सिन्हा। 2 बुक साथ साथ आप लोग का पढ़ाई होगा, एनसीईआरटी और केसी सिन्हा। ध्यान तो देख लीजिएगा बाबू। अब चलिए, इतना जब आप लोग को जब चैप्टर बता दिए तो हर टीचर क्या करता है कि पहले एक्सरसाइज चालू कर देता है। उसको ये नहीं पता है कि पहले चैप्टर का एक्सरसाइज ना चालू करके उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए। आखिर वो है क्या चीज, उसके भीतर में क्या क्या दिया है। आज जो इस देखिए, ऐसा चीज एक मेथड होता है जिसका हम लोग कहते हैं थ्योरी। जिसे किसी को सांस लेने की, किसी को जीने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो बेचारा मर जाएगा। तो उसी तरह से आप लोग को भी जीने के लिए जितना जरूरत ऑक्सीजन है, उतना एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 3.1 है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उतना ही जरूरी है थ्योरी। सबसे पहले चैप्टर से पहले हम लोग समझेंगे थ्योरी। अगर थ्योरी आप लोग को समझ में आ जाता है तो आप लोग का मैथ ऑटोमेटिक बनना चालू हो जाएगा। कहिएगा कि सर सब मैथवे बन गया, सब आप लोग को लगेगा कि मैथवे बन गया, ठीक है। तो चलिए उस थ्योरी को समझा जाए। तो जब चैप्टर को चालू कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है, आप लोग को पहले चैप्टर 3.1 नहीं चालू करना है, पहले थ्योरी को समझना है। तो यहाँ पर हेडिंग देना है थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। पहले हम लोग क्या समझेंगे? थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी। एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी। एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी। तो अब इसमें जो पहला आप लोग का टॉपिक होगा वो कौन होगा? पहला टॉपिक जब भी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए कोई कहता है कि आव्यूह किसे कहते हैं, तो आव्यूह का जो परिभाषा होता है प्यारे स्टूडेंट, आव्यूह का जो परिभाषा होता है, हम लोग कहते हैं कि यह गणित की वह शाखा है, यह गणित की वह शाखा है जिसमें, यह गणित की वह शाखा है जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब इस साफ खोल के दिया है कि पंक्ति और स्तंभ दोनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? आव्यूह। क्या कहते हैं? आव्यूह। तो मन में तो जरूर सवाल आप लोग का चलता होगा कि पंक्ति क्या है, स्तंभ क्या है। आखिर भाई पंक्ति है क्या चीज, स्तंभ है क्या चीज, किसको कहते हैं पंक्ति? ठीक है, मान लिया कि पंक्ति और स्तंभ को आव्यूह कहते हैं, लेकिन व्हाट इज पंक्ति? पंक्ति है क्या चीज, किसको कहते हैं पंक्ति? तो ध्यान से बाबू देखिएगा, जो पहला टॉपिक आप लोग को आव्यूह से बताने से पहले आप लोग का पहला टॉपिक बतलाने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा पंक्ति। पहले पंक्ति को समझाएंगे, इसके बाद स्तंभ को समझाएंगे, तब आएंगे आव्यूह पर।
ठीक है। जैसे आप लोग से पूछा जाएगा कि मैथ का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो आप लोग कहिएगा आर्यभट्ट को। उसी तरह से आबिहु का जन्मदाता किसको कहा जाता है, लिखवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, जे सिल्वेस्टर को। आबिहु का जन्मदाता जे सिल्वेस्टर। जे सिल्वेस्टर ने तो बता दिया, पैदा कर दिया आबिहु, लेकिन आबिहु को समझने से पहले आप लोग को समझना पड़ेगा पंक्ति और स्तंभ। आखिर पंक्ति किसको कहते हैं, क्या होता है पंक्ति। तो चलिए एकदम शुरू से आप लोग को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे उतारते होंगे यहीं से एकदम शुरुआत करना है, एकदम शुरुआत यहीं से करना है। तो पहला टॉपिक एकदम शुरू से आप लोग को बता रहे, लाइन बाय लाइन। तो चलिए आप लोग को शुरुआत करते हैं पंक्ति। पंक्ति इंग्लिश में कहते हैं रो, ROW, रो। ठीक है। पहला टॉपिक पंक्ति, इंग्लिश में कहते हैं रो, ROW, रो। रोवे मत लगिए जा, इसका नाम है इंग्लिश में रो। कितना तो कहेगा कि रोवे लगल क्या, तो रोना नहीं है। पंक्ति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। आबिहु को समझने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोग समझते हैं थ्योरी। और जब थ्योरी बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगी तो उम्मीद कीजिए कि आप मैथ के भगवानों का भगवान हैं और बिहार का ब्रांड स्टूडेंट बनेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से आप लोग को समझाते हैं कि किसको कहते हैं, किसको कहते हैं पंक्ति। पहले लिख देते हैं, ठीक है। चलिए उतारिएगा सब लोग, देखिए। जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है उसे पंक्ति कहते हैं। उसे पंक्ति कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान से बाबू देखिएगा, पंक्ति इंग्लिश में कहते हैं रो। ध्यान से बाबू देखिएगा, इतना बेहतरीन समझ में आएगा कि कहिएगा कि सर हम लोग रियल में अब लग रहा है कि मैथ के भगवान अंदर से उफान मारेगी। कहिएगा कि अब हमहू कमज़ोर नहीं हैं, इतना उफान मारेगी। कमज़ोर स्टूडेंट भी कहते हैं कि मैथ का भगवान अब बनने जा रहा है। तो देखिए पंक्ति इंग्लिश में क्या कहते हैं, रो, ROW, रो। इसका थ्योरी है कि जब किसी अंक या अक्षर को, ध्यान से बाबू सुनिएगा, जब किसी अंक या अक्षर को, माने दोनों में से कौन हो, अंक हो या अक्षर हो, दोनों में से कौन हो, को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है। एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे पंक्ति कहते हैं। अब देखिए, इसे
आर द्वारा सूचित किया जाता है। पंक्ति को किन से सूचित किया जाता है? आर द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब देखिएगा बाबू, जब आर द्वारा सूचित कीजिएगा तो अब यहाँ पर हम लोग के मन में जरूर एक बात आता है कि जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो भाई एक्स अक्ष, ठीक है, तो एक्स अक्ष जो यहाँ पर दिया हुआ है आखिर कैसे लिखा जाएगा? तो ध्यान से बाबू देखिएगा, आप लोग खुद जानते हैं कि इस तरह का जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स डैश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई डैश। यही बोलते हैं, यही ना बोलते हैं। तो अब बताइए, अगर किसी अंक को हम लिख रहे इस तरह से 2 4 6, तो ये जो अक्षर दिखाई दे रहा है साफ इस लाइन के अनुसार दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष सामने दिखाई दे रहा है, एक्स डैश। मतलब कि इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं। तो जब किसी अंक को एक्स अक्ष के अनुसार लाइन से लिखिएगा तो इसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं, ठीक है। इसी अक्षरवा को, इसी अंकवा को ऊपर नीचे ऐसे लिखिएगा, ऊपर नीचे ऐसे, ऊपर नीचे बाबू, तो ये वाई अक्ष के अनुसार लिखा गया, वाई अक्ष के अनुसार। देख लीजिए, इस सीधे ऐसे वाई अक्ष के अनुसार लिखा गया, वाई अक्ष। ये जो है एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है, एक्स अक्ष। तो अब ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है और ई वाला वाई अक्ष के अनुसार लिखा गया है। तो जब किसी अंक को एक्स अक्ष के अनुसार लिखिएगा तो लिखने की इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या? पंक्ति। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। तो देखिए, एक साफ कह रहा है पंक्ति की। पंक्ति किसको कहते हैं? जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाएगा? आर द्वारा। अब रह गई एक्स अक्ष के अनुसार। देखिए एगो एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा बाबू। एगो आप लोग का ई लाइन हो गया, एक्स अक्ष के अनुसार है। एगो ई लाइन हो गया, एगो ई लाइन हो गया। इस सब का है एक्स अक्ष के अनुसार है। पहले का लाइन है तो R1, दूसर का लाइन है R2, तीसर का लाइन है R3। चूंकि इसे क्या से सूचित किया जा रहा है? आर से। तो जब आर से सूचित किया जा रहा है, पहल का लाइन क्या है? ये चूंकि 3 गो लाइन है, एगो दूगो 3 गो, तो पहल का लाइन को R1, दूसर का लाइन को R2 और तीसर का लाइन को R3। एकदम समझ में आ रही है? अब देखिए एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, इसलिए R बराबर 2 4 6। ध्यान से देखिएगा बाबू। इसको ध्यान से अगर देखिएगा तो देख लीजिए एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है। चूंकि आप लोग खुद जानते हैं कि इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। तो जब एक्स अक्ष के अनुसार लिखिएगा 2 4 6, जब एक्स अक्ष के अनुसार, इसको ऊपर नीचे नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। 2 4 6 ऐसे लिखिएगा तो गलती हो जाएगा। अगर इसको लाइन से लिखिएगा तो लिखने की इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? पंक्ति। समझ में आ गई? तो अब रह गई ये आप लोग का पंक्ति हो गया। फिर एगो और एग्जाम्पल लीजिए। आर बराबर ABC। यह भी आप लोग देख लीजिए एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है। तो ये अंक है तो ये अंक हो गया, अक्षर तो ये अक्षर हो गया। अंक कह रहा है तो अंक,
अक्षर कह रहा है तो अक्षर। एकदम क्लियर। अब ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर समझने वाली चीज है कि कोई ब्रैकेट दे रहे हैं। ये आखिर ब्रैकेट क्या है? देखिए, जब हम आव्यूह बतलाने लगेंगे तब इस सिंबल के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों दिया जाता है। वैसे आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है। इस सुंदर दिखने के लिए इसको ब्रैकेट लगाया जाता है कि ताकि सुंदर दिखे। ऐसे भी आव्यूह को सूचित करने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है 12 ब्रैकेट का, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं होता है। लाइन कट गया, 1 मिनट, लाइन कट गया। देखिए, नहीं होता है कि हम लोग जब नहा लेते हैं तो क्या जरूरत है बाल झाड़ने की, क्या जरूरत है फेयर लवली मारने की, लेकिन ये सब बाल उलझाते हैं क्यों? सुंदर दिखे, रोड पर चलने पर 2-4 गो देखे, 2-4 गो लड़की ताके। लड़की ब्यूटी पार्लर में से निकल के खूब हाई फाई कपड़े क्यों पहनती है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? ताकि ब्यूटी पार्लर में से निकलेंगे तो 2-4 गो कुत्ता देखेगा। देखिएगा, कभी एगो लड़की की कहानी सुनिएगा। जब लड़की जब ब्यूटी पार्लर में जाती है ना तो खूब ब्यूटी पार्लर वाले से बोलते तनी बढ़िया से तनी सजैया, तो इतना बढ़िया से सजैया कि तनी मजा आ जाए, ठीक है। तब ब्यूटी पार्लर वाली जब उसको पूरा एकदम डेंटिंग पेंटिंग मेकअप सेकअप जब कर देती है, ठीक है, जब डेंटिंग पेंटिंग मेकअप वेकअप जब कर देती है और जब खूब सुंदर सज के जब बहरी निकलती है, आए कहूँ अगर लड़का अगर उसको नहीं देखा तो समझ जाइए वो इतना ब्यूटिशियनवा वाला पर बमकेगी, इतना बमकेगी, उसको लगेगा कि लगता है कि बढ़िया से एकदम ब्यूटिशियन नहीं हुआ है। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, अगर पूरा अगर ध्यान से अगर देखते हैं ना, पूरा ध्यान से हाउ देख 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 कितना सुंदर लड़की, तो जानते हैं क्या कहे, सब कुत्ता कमीना बैठा हुआ है यहाँ पर, इन सबको कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, इतना गड़ी आएगी। अगर नहीं देखिएगा उसको तो मन ही मन जानते हैं क्या सोचेगी, कुत्ता देख भी नहीं रहा है। अब समझ में नहीं आता है कि हम कुत्ता लोग जाए क्या है। जितना लड़का होता है समझिए कि कुत्ता वाला हाल होता है, नौकरी नहीं लगा तब वो कुत्ता वाला हाल, नौकरी लग गया तब वो कुत्ता वाला हाल, किसी लड़की पर देखे तब वो कुत्ता वाला हाल, न देखे तब वो कुत्ता वाला हाल। हम लड़का जाए तो कहाँ जाए, ब्याह के बाद भी कुत्ता वाला हाल, नौकरी लग जाता है या ब्याह होती तो बीबी अंगुली पर नचाती है। बीबी क्या कहती है, आपको कभी बुलाना होगा ना तो ऐसे कहेगी, ए सुन तनी है ना, ऐसे अंगुरिया से बुलाएगी, है ना। आज जैसा ही बुलाएगी आप आ जाइएगा, बोले का कुछ ना, हम चेक कैला ही है अंगुरी के ताकत, इनमें कितना बात ताकत सोचिए। आ धमकियों देखे तो ऐसे गए, सुना चल जाइम नहीं यार, चल जाइम, तारों से पहले के बढ़िया रहे। तो कहने का मतलब है कि हर चीज़ का अपन अपन एक सोच होता है। तो मान लीजिए कि कोई भी लड़का लड़की अगर नहाए तो अपने को सुंदर बनाने के लिए बाल झाड़ेगा, चेहरा पर कुल ग्लो लवली फेयर लवली क्या लगाएगा। तो उसी तरह से इसको सुंदर दिखने के लिए, ठीक है, ये क्या किया गया है, दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं है। सारा चीज लिखवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी पढ़ने दीजिए। अभी तक आप लोग इतना समझ चुके कि पंक्ति किसको कहते हैं। जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। इसे क्या से सूचित किया जाता है, आर द्वारा सूचित किया जाएगा। तो देखिए, एक्स अक्ष के अनुसार 3 गो लाइन खींचे हैं। पहले का लाइन R1, दूसर का लाइन R2, तीसर का लाइन R3। तो अब यहाँ पर R बराबर कितना हो गया, 2, 4, 6। एकदम साफ दिख रहा है कि एक्स अक्ष के अनुसार खींचा गया है, और यहाँ भी साफ दिख रहा है कि एक्स अक्ष के अनुसार खींचा गया है। तो जब एक्स अक्ष के अनुसार खींचिएगा तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, इस लिखने की प्रक्रिया को पंक्ति कहते हैं। अब पंक्ति को क्या से सूचित किया जाता है बच्चा, आर से। समझ में आ गई। एक बार देखिए, अभी और बताते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है
मान लीजिए इसका कोई मतलब नहीं, बार बार बोल रहे कि इसका कोई मतलब नहीं, ऐसा ही सुंदर दिखने के लिए लिखते हैं हम लोग। 2 4 6 8 10 12 16 18 20 यही दिया हुआ है। अब इसमें से आप लोग से पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें कितना पंक्ति है, तो हम लोग सीधे जानते हैं कि जो एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाएगा इसी को हम लोग पंक्ति कहते हैं। जो एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाएगा, देखिए हाई एगो लाइन हो गया एक्स अक्ष के अनुसार, एगो ई लाइन हो गया एक्स अक्ष के अनुसार, आ एगो ई लाइन हो गया एक्स अक्ष के अनुसार। ध्यान तो बाबू देखते रहिएगा। तो पहलका लाइन को कहते हैं का R1, चूंकि पंक्ति को R से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर पहलका लाइन है तो R1, दूसरका लाइन है तो R2, और तीसरका लाइन है तो R3। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट R1 में कौन कौन से अवयव है, R1 में कौन कौन से अंक है। तो देखिए R1 में अंक, R1 यही है, इस लाइन में ध्यान से देखिए। R1 में R1 का मान ध्यान तो देखिए क्या क्या दिया, 2 4 6। भूलाइलो कॉमा नहीं देना है, कॉमा दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, कॉमा नहीं होता है। तब पहलका पंक्ति में कौन कौन अंक है, 2 4 6। दूसरका पंक्ति R2 में कौन कौन दिखाई दे रहा है, 8 10 12, 8 10 12। तीसरका पंक्ति में कौन कौन दिखाई दे रहा है, 16 18 20, 16 18 20। एकदम क्लियर, समझ में आ रही है। अब जब इस तरह से एक्स अक्ष के अनुसार लिखिएगा तो इसी को लिखने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पंक्ति। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पंक्ति किसको कहते हैं। जब किसी अंक या अक्षर को एक्स अक्ष के अनुसार लिखा जाता है तो उसे पंक्ति कहते हैं, इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। तो जब एक्स अक्ष के अनुसार पाई खींचा गया है, और जब एक्स अक्ष के अनुसार पाई खींचिएगा तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, पंक्ति। अब पंक्ति को क्या से सूचित किया जाएगा, R से। तो अब देखिए 2 4 6 एकदम इसको एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है, इसको भी एक्स अक्ष के अनुसार लिखा गया है। तो चलिए आज हम लोग का पहला दिन है, कल के वीडियो में बताएंगे। अब एकदम डिटेल से आज हम लोग का पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। तो इस वीडियो को हर स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा, सब बच्चा पढ़े, बिहार के एक एक बच्चा तक इस वीडियो को पहुंचना चाहिए। एकदम आप लोग पढ़ते रहिए, हम एकदम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक। वीडियो को अच्छा लगा होगा, वीडियो का मेरा पढ़ाई अच्छा लगा होगा तो सब लाइक कर दीजिएगा, इसको सब्सक्राइब अभी के अभी कीजिए। हर बच्चा तक पहुंचना चाहिए, अपने अपने फेसबुक पर अपलोड कर दीजिए। आप लोग ईगो अगर सही काम करते फेसबुक पर तो कितने का ज़िंदगी बन जाएगी। तो चलिए आप लोग अपलोड कर दीजिए, मिलते हैं कल के क्लास में, एकदम रेडी रहिएगा। चलिए धन्यवाद। आप लोग 2025 में टॉप करें, यहीं आशीर्वाद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।